कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो पार्लियामेंट पढ़ रहे थे हम लोग और पार्लियामेंट के ही डिस्कशन को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे फिर आगे। चलेगा, हमने बताया था पार्लियामेंट हम लोग अभी कई दिन पढ़ेंगे हम लोग। तो संसद पार्ट 3 है आज और पार्लियामेंट का स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधानों तक की चर्चा कर ली थी। हमने आपको बताया था कि संसद के सदस्यों के पद कैसे रिक्त हो सकते हैं, दोहरी सदस्यता के आधार पर, त्यागपत्र के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर, अयोग्यता के आधार पर। अयोग्यता के आधारों की हमने चर्चा की थी आर्टिकल 102 कि किन-किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसकी चर्चा हमने की थी। अयोग्यता के आधारों में हम लोगों ने लाभ का पद जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ा, विस्तार से कल समझा और आज हम लोग इसी क्रम में आज दल-बदल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हम लोग की जो शुरुआत है आज की हम लोगों की वो दल-बदल से है। डिफेक्शन दल बदल सिंपल सी अगर बात करें तो भाई एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाना, दल बदल लेना। तो इसमें क्या समस्या है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। भाई हर राजनेताओं का अपना एक हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक फिलॉसफी है, अपना एक एम है, अपना एक गोल है, अपना एक टारगेट है। सबके अपने-अपने एम हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। यहाँ जीएस में तो बहुत थोड़ा-सा पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। आगे जब इलेक्शन पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी थोड़ा-सा पढ़ाएँगे। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं पढ़ाएँगे क्योंकि फिर वो ऑप्शनल में चला जाता है। जीएस में हम लोग केवल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बेसिक सी बातें चर्चा करेंगे। कैसे रजिस्टर होती हैं, कैसे मान्यता मिलती है, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और तमाम सारी बातें ये सब पढ़ेंगे। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा हमारी सोच है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मैच खा रही है तो हम जा सकते हैं उसका या समर्थन कर सकते हैं उसका। ना पार्टी छोड़ें तो उसकी बात का समर्थन तो कर ही सकते हैं। इतना तो किया ही जा सकता है। लेकिन हमारे देश में समस्या क्या हुई कि जो पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आने वाले लोग हैं, जो संसद में आते हैं, राज्य विधानमंडलों में आते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो भी बहुत बुरा नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा बुरे नज़रिए से करना शुरू कर दिया। नज़रिया क्या था? जो वर्तमान सरकार है उसको गिरा देना, सरकार को अस्थिर कर देना, बार्गेन कर देना, जो दूसरे राजनीतिक दल के लोग हैं उनके षड्यंत्र में शामिल हो जाना, ब्रीफ़केस ले लेना, करोड़ों रुपए ले लेना और पाला बदल लेना, सरकार गिरा देना। तो इस तरीके की गतिविधियाँ 70 के दशक से शुरू हो गई। यानी जो चुने संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य हैं, वो पैसे लेकर के पार्टी बदलने लगे, पैसे लेकर के सरकार गिराने लगे, सरकार बनाने लगे। ये तो बुराई है, ये तो चिंता की बात है। इससे तो राजनीतिक पतन बढ़ जाता है, चारित्रिक और नैतिक पतन बढ़ जाता है, सरकारें अस्थिर हो जाती हैं, सरकारों में कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। इन्हीं कारणों से यह तय किया गया कि इस दल-बदल को तो रोका जाए। जो संसद और राज्य विधानमंडल के चुने या जो प्रतिनिधि नहीं हैं, वो चाहे आए जाएँ कहीं भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे सरकारों के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जो संसद में मौजूद हैं, जो विधानमंडल में मौजूद हैं, अगर वो इस तरीके का काम करते हैं, तो इससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं। इससे देश की सरकारों की स्थिरता पर असर पड़ता है, राजनीतिक चरित्र पर असर पड़ता है। बार-बार चुनाव कराना देश के लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव खर्चीला है। हर 5 साल में चुनाव खर्च लगभग दुगना हो जाता है। तो इसे रोकने के लिए बच्चों जो कॉन्सेप्ट लाया गया, उसको हम लोग दल-बदल विरोधी प्रावधान कहते हैं। 52वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई।
और इस 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़े गए। एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल को रोकने के प्रावधान जोड़े गए, इसीलिए इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं, दल बदल विरोधी प्रावधान भी कहते हैं। हालांकि इतना होने के बावजूद भी दल बदल पूरी तरीके से नहीं रुका। महाराष्ट्र का केस आप लोगों ने देखा होगा, शिवसेना दो भागों में टूट गई और जो पुरानी शिवसेना थी वो अवशेष होके रह गई और जो अलग हुए वो असली शिवसेना हो गए। अब उसके राजनीतिक निहितार्थ अलग है, कारण अलग है, हमारा पर्पस वो नहीं है डिस्कस करना, क्योंकि हम लोग संवैधानिक और कानूनी पहलू का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीतिक पहलू का नहीं। तो अ, इस तरीके की घटनाएं अक्सर होती रही हैं। ये तो आपके सामने घटित हुआ है, ऐसे पहले भी होता रहा है। इसे रोकने के लिए दल बदल विरोधी प्रावधान लागू किए गए। क्या प्रावधान लागू किया गया दल बदल रोकने के लिए? क्यों लाया गया मैंने आपको बताया। कारण क्या है लागू करने का? राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना, सरकारों के असमय पतन को रोकना। कारण क्या था लाने का? कारण था सरकारों के असमय पतन को रोकना, राजनीतिक भ्रष्टाचार, क्योंकि ब्रीफकेस लेकर के कर लेते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकना। इनके यहाँ ईडी सीबीआई छापा नहीं मार पाती, मारे तो खूब पकड़ा जाए। तो कारण प्रावधान बनाए गए इसके लिए। क्या प्रावधान बनाए गए संविधान में? यह प्रावधान किया गया, पहला प्रावधान ये किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जिस राजनीतिक दल की सीट से चुनकर आया है, अगर चुने जाने के बाद वो दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, दूसरे राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तो उसे दल बदल का दोषी माना जाएगा। तो प्रावधान में लिखो, लिखो एक लाइन लिखो, लिखाता भी चलता हूं, लिखो एक लाइन लिखो। लिखो निम्नलिखित दशाओं में सदस्य, कोई सदस्य या कोई राजनेता, निम्नलिखित दशाओं में कोई सदस्य या कोई राजनेता दल बदल का दोषी माना जाएगा, दल बदल का दोषी माना जाएगा। डैश, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, जिस राजनीतिक दल की सीट से वह चुनकर आया है, जिस राजनीतिक दल की सीट से, जैसे कांग्रेस से चुनाव लड़ा, बीजेपी से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, और जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो पार्टी छोड़ दी, तो दल बदल का दोषी माना जाएगा। तो जिस राजनीतिक, पहला पॉइंट, जिस राजनीतिक दल की सीट से वह चुनाव जीत कर आया है या चुनकर आया है, यदि वह उसकी सदस्यता त्याग दे, यदि वह उसकी सदस्यता त्याग दे, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, अब समझो दूसरा पॉइंट फिर लिखाता हूं। कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहारे से चुनाव लड़ते हैं, अकेले चुनाव लड़ जाते हैं, उनका दबाव, उनका प्रभाव ऐसा होता है, उनको कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो निर्दलीय जीत कर आते हैं। तो अगर कोई निर्दलीय जीत कर आया है और उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो दल बदल का दोषी माना जाए, तो दल बदल का दोषी माना जाए। दूसरा पॉइंट लिखो, निर्दलीय जीता हुआ प्रत्याशी, निर्दलीय जीता हुआ प्रत्याशी या चुना गया प्रत्याशी यदि यदि कोई राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। ये तो देखो चुने जाने वाले बारे में हो गया।
अब मनोनीत भी होते हैं, सुनो पहले फिर लिखाता हूँ मनोनीत। जैसे राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, जानते हैं हम लोग, लिखा है हम लोगों ने। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, अब ये चुनकर तो आते नहीं। तो इनके लिए अलग प्रावधान है, ध्यान से सुनना। जो लोग मनोनीत होकर आते हैं, जिस तारीख को मनोनीत होते हैं यानी शपथ ग्रहण करते हैं, इनके पास ये छूट होती है 6 महीने तक के लिए कि 6 महीने तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने तक छूट होती है। यदि 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ज्वाइन करेंगे, तब इन्हें दल-बदल का दोषी माना जाएगा। तब इन्हें दल-बदल का दोषी माना जाएगा। इनके पास 6 महीने के बाद दल-बदल का दोषी मानते हैं। लिखो जरा इसे, लिखो। यदि मनोनीत किया गया व्यक्ति यदि मनोनीत किया गया व्यक्ति मनोनयन के यदि मनोनीत किया गया व्यक्ति मनोनयन के 6 माह बाद यदि मनोनीत किया गया व्यक्ति मनोनयन के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले 6 माह बाद। अच्छा देखो, एक बात और सुन लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। जैसे हम बार-बार राजनीतिक दल का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कहां से ये प्रावधान जोड़ा गया? ये प्रावधान जोड़ा गया, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अब जो अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया प्री में, उसमें एक ऑप्शन बनाया गया कि राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, या है, कुछ इस तरीके से करके उन्होंने विकल्प दे दिया। अब बताओ, राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग संविधान में है या नहीं? है ना? क्योंकि वही तो लिख रहे हैं हम लोग। ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो जोड़ा गया प्रावधान है, वही तो लिख रहे हैं हम लोग। तो राजनीतिक दल शब्द का प्रयोग संविधान में है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे ऑप्शन शामिल कर दिए जाते हैं विकल्पों में, और हमें सचेत होकर के आंसर फिर करना चाहिए। ये अभी 2025 में क्वेश्चन में ऑप्शन में शामिल कर दिया गया, बच्चे कंफ्यूज कर गए, ये है कि नहीं है। अब सीधी-सीधी बात है, दल-बदल में तो खूब लिखा हुआ है। बार-बार राजनीतिक दल का नाम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्री में, ध्यान रखने वाली बात है। चलो अगली बात, चौथी बात अब समझाते हैं आपको। इसको ध्यान से समझते हैं फिर लिखते हैं। चौथी बात ये है कि मान लो कोई राजनीतिक दल का अध्यक्ष अपने सदस्यों को सदन के भीतर आचरण करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करता है। आचरण करने के लिए कैसे दिशा निर्देश जारी कर सकता है? जैसे अभी संसद की कार्यवाही चल रही हो, आप देख सकते हो, अभी जब शुरू होगी 9 मार्च से फिर से, तो कि भाई आज सदन में सबको रहना है, नहीं रहना है। आज वोटिंग में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। आज वोटिंग में हिस्सा लेते हुए किसके पक्ष में वोट करना है, किसके विपक्ष में वोट करना है, इस तरीके की बातें जारी करता है दल का अध्यक्ष। और जो सदन के भीतर बैठे हुए दल के सदस्य हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दल के अध्यक्ष ने कहा कि भाई वोटिंग आज इसके फेवर में करनी है, और ब्रीफकेस ले लिया, उसके फेवर में नहीं किया, डिसफेवर में कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं। ब्रीफकेस कल्चर का प्रचलन बहुत है राजनेताओं में। पैसा लेकर के वोट बदल दिया, दूसरे को दे दिया, तो क्या करेंगे? तो इसको रोकने के लिए एक व्यवस्था है कि हर राजनीतिक दल का अध्यक्ष सदन में इस बात की निगरानी करने के लिए कि दल के अध्यक्ष ने सदन के भीतर सदस्यों को आचरण करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं, एक अनुशासक नियुक्त करता है, निगरानी रखने वाला नियुक्त करता है। जो निगरानी रखता है उसका नाम है व्हिप। उसको कहते हैं व्हिप। ये निगरानी रखता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, लोकसभा में, राज्यसभा में बीजेपी के लोग चुनकर आए हैं, कांग्रेस के लोग चुनकर आए हैं, और भी तमाम दलों के लोग चुनकर आए हैं। तो अब
जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो जो लोकसभा में सदस्य चुनकर आए हैं बीजेपी के, उनमें से किसी एक को अनुशासक यानी व्हिप नियुक्त कर देगा। जो कांग्रेस के लोग चुनकर आए हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष अपने ही चुने गए सदस्यों में से किसी एक को कांग्रेस का व्हिप नियुक्त कर देगा। ऐसे ही सब होते हैं। तेलुगु देशम जो पार्टी है आंध्र प्रदेश वाली, उसके जो सदस्य चुनकर आए हैं, उनके अपने सदस्यों में से किसी एक को वो उस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो व्हिप नियुक्त कर देगा। ऐसे ही हर पार्टी अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देती है सदन के भीतर, लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग, तो उसको व्हिप कहते हैं, उसको व्हिप कहते हैं। और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे दी जाती है कि हमारी पार्टी के व्हिप ये हैं। बीजेपी कहती है, कांग्रेस कहती है हमारी पार्टी के व्हिप ये रहेंगे। लिखित रूप में पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष सबको सारी इंफॉर्मेशन लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को दे देता है और व्हिप इस तरीके से नियुक्त कर दिए जाते हैं। अब ये व्हिप की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी के अध्यक्ष ने जो दिशा निर्देश दिए हैं दल के सदस्यों के लिए, दल के सदस्य उनका पालन करें। व्हिप निगरानी करता है और अगर कोई सदस्य दल के अध्यक्ष के सदस्य के दिशा निर्देश का उल्लंघन करता है तो व्हिप इसकी जानकारी दल के अध्यक्ष को देता है कि देखो आपने कहा था, इन्होंने नहीं माना। अगर व्हिप ये जानकारी दल के अध्यक्ष को देता है और दल का अध्यक्ष उसे 15 दिन के भीतर माफ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दल का अध्यक्ष माफ नहीं करता तो यह माना जाता है कि उसने दल बदल का अपराध किया है, तो उसे दल बदल का दोषी मान लिया जाएगा और उसकी सदस्यता सभा, यानी जैसे ही दल बदल का दोषी माना जाएगा, जो पार्टी का अध्यक्ष है उसे अपनी पार्टी से निकाल देगा और जैसे पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी से निकाल देगा, उसकी संसद सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप। फिर से इसको समझाएं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष ने सदन के भीतर व्हिप जारी किया है, इसको कहते हैं व्हिप जारी करना, आदेश जारी किया है कि सदन के सदस्य इस आचरण का पालन करेंगे और कोई सदस्य आचरण का पालन नहीं करता है, तो व्हिप नामक जो पदाधिकारी है वो दल के अध्यक्ष को सूचना देता है कि ये पालन नहीं कर रहा है और दल का अध्यक्ष अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर देता है तो उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसके बड़े गंभीर प्रभाव होते हैं। इसको कहते हैं व्हिप का उल्लंघन करना, कि अगर व्हिप का उल्लंघन किया है, दल के अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना व्हिप का उल्लंघन कहलाता है बोलचाल की भाषा में या संवैधानिक भाषा में। तो अगर व्हिप का उल्लंघन किया है तो भी दल बदल का दोषी माना जाता है और जिन लोगों को दल बदल का दोषी माना जाएगा उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब देखो, अगर सदन का अगर राजनीतिक दल का कोई सदस्य है, जैसे बीजेपी का कोई मेंबर है, कांग्रेस का कोई मेंबर है और वो संसद का सदस्य नहीं है और उसको पार्टी से निकाल दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीजेपी का, कांग्रेस का कोई सदस्य है जो लोकसभा, राज्यसभा इनका सदस्य है और इसको व्हिप के उल्लंघन के नाते, व्हिप यानी आदेश न मानने के नाते दल का अध्यक्ष अगर पॉलिटिकल पार्टी से निकाल दे तो उनकी लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता भी तुरंत चली जाएगी। ये प्रभाव होता है। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। यदि यदि किसी दल के सदस्य ने यदि किसी दल के सदस्य ने सदन के भीतर यदि किसी दल के सदस्य ने सदन के भीतर अपने दल के अध्यक्ष के द्वारा जारी किए गए निर्देशों, अपने दल के अध्यक्ष के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन किया है, अर्थात व्हिप का उल्लंघन किया है, इसी को व्हिप का उल्लंघन कहते हैं, अर्थात व्हिप का उल्लंघन किया है, तो बच्चों इन दशाओं में दल बदल का दोषी माना जाएगा। जो चुनकर आया है, अगर अपनी राजनीतिक दल की अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दे, जिस पॉलिटिकल पार्टी से जीता है, तो उस दल बदल का दोषी माना जाएगा। कोई निर्दलीय है, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो दल बदल का दोषी माना जाएगा। और अगर कोई मनोनीत व्यक्ति है, 6 महीने बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले तो दल बदल का दोषी माना जाएगा और अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करे तो दल बदल का दोषी माना जाएगा।
और अगर कोई दल का बदल का दोषी माना जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कैसे निर्णय कैसे लिया जाता है अभी चर्चा करेंगे, लेकिन जरा अपवाद पहले लिख लो। अपवाद लिखो, पहला पॉइंट लिखो अपवाद में, लिखो यदि लोकसभा अध्यक्ष यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने दायित्वों को निष्पक्ष और निर्दलीय भावना से निभाने के लिए यदि लोकसभा अध्यक्ष अपने दायित्वों को निर्दलीय और निष्पक्ष भावना से निभाने के लिए दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, तो वह दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। तो वह दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। ये बेसिकली ब्रिटिश परंपरा है, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। आगे पढ़ेंगे, अभी समझाएंगे आगे उसको। तो इसको अभी इतना लिख लो बस, आगे और इसको क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, यदि एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाए, यदि एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाए और 2/3 सदस्य इसका समर्थन कर दें, और 2/3 सदस्य इसका समर्थन कर दें, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। 2/3 सदस्य इसका समर्थन कर दें, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि जैसे अगर अभी आपने महाराष्ट्र में देखा, शिंदे ना शिवसेना से अलग हो गए और शिवसेना से अलग होने के बाद उन्होंने कह दिया कि भाई मैं असली शिवसेना। तो उनको दल बदल का दोषी नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि 2/3 लोग अलग हो गए नई पार्टी बना करके। 2/3 लोग अलग हो गए। तो अगर 2/3 लोग अलग हो जाते हैं नई पार्टी के रूप में, तो फिर वो दल बदल के दोषी नहीं माने जाते। 2/3 से कम होंगे तो दल बदल का दोषी माना जाएगा। यानी दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध अभी भी नहीं है, इसका मतलब ये है। तो ये तो हो गया अपवाद, 2 बातें कि स्पीकर अगर निष्पक्ष भावना से काम करने के लिए त्यागपत्र दे दे दल की सदस्यता, तो वो दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। और 2/3 लोग अलग हो जाएं तो दल बदल का दोषी नहीं माना जाएगा। दल बदल संबंधी निर्णय। अब दल बदल के संबंध में जो निर्णय है वो स्पीकर लेता है। जैसे लोकसभा में अगर राज्यसभा में निर्णय लेना है तो राज्यसभा में सभापति के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। हालांकि यहां कभी दल बदल का मामला उठता नहीं है, मामला केवल लोकसभा में ही उठता है या विधानसभा में, राज्यों में उठता है स्पीकर द्वारा। लोकसभा में स्पीकर के द्वारा उठता है। तो राज्यसभा में सभापति निर्णय लेगा कि दल बदल के मामले में कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, किसकी सदस्यता जाएगी, किसकी नहीं जाएगी। और लोकसभा के मामले में ये निर्णय स्पीकर लेता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्पीकर का निर्णय अंतिम है? जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें यह प्रावधान लिखा गया था कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि स्पीकर इसका दुरुपयोग करने लगे। जब दुरुपयोग करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? कि हो तो हालो हान, लिखो कि हो तो हालो हान बनाम जा चिल्लू का मुकदमा है। नागालैंड का केस है कि हो तो हालो हान बनाम जा चिल्लू, कि हो तो हालो हान बनाम जा चिल्लू का केस है। लिखो, इसमें लिखो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि
दल बदल के मामले में निर्णय करते समय, दल बदल के मामले में निर्णय करते समय स्पीकर एक ट्रिब्यूनल या अधिकरण की भांति कार्य करता है। ट्रिब्यूनल आगे पढ़ाएंगे, अभी लिख लो। एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था। ट्रिब्यूनल के रूप में स्पीकर एक ट्रिब्यूनल के रूप में, एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है। ट्रिब्यूनल के रूप में कार्य करता है। अतः न्यायालय स्पीकर के निर्णय का, अतः न्यायालय स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। अतः स्पीकर के निर्णय का, अतः न्यायालय स्पीकर के निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी न्यायिक जांच हो सकती है, न्यायिक जांच हो सकती है। ये हो गया दल बदल के बारे में। अब देखो दल बदल की कमियां क्या हैं। पहली बात तो यही है कि अभी भी पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा है, अभी भी जारी है दल बदल। स्पीकर का निर्णय अक्सर विवादित होता है। तो लिखो दल बदल में कमियां, दल बदल में कमियां लिखो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सका है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सका है। दूसरा पॉइंट लिखो, इस पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सका है। दूसरा पॉइंट लिखो। स्पीकर के निर्णय प्रायः विवादित रहे हैं। स्पीकर के निर्णय प्रायः विवादित रहे हैं। उपाय लिखो, उपाय लिखो, उपाय लिखो। पहला पॉइंट, दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा पॉइंट लिखो, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिया जाए, इनसे अधिकार ही ले लिया जाए। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिया जाए, जो राष्ट्रपति को सौंप दिया जाए जो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर निर्णय ले, जो निर्वाचन आयोग के परामर्श पर निर्णय ले। तो बच्चों ये हो गया दल बदल। अब हम लोग पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार है क्या? ये बेसिकली संसद सदस्यों एवं संसद के विशेष अधिकार हैं। संसद सदस्यों और संसद के विशेष अधिकार हैं। क्यों दिए गए हैं विशेष अधिकार? जिससे सदन की कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही अच्छे तरीके से चलाई जा सके, इसलिए दिए गए हैं ये अधिकार, संसद की कार्यवाही को सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए। कहाँ लिखे गए हैं, स्रोत क्या क्या है?
संसद के सदस्य संसद में काम करते हैं, संसद की समितियों में काम करते हैं, तो हर जगह उन्हें ये अधिकार मिलते हैं। कहाँ लिखे गए हैं ये अधिकार? संविधान के प्रावधान में लिखे गए हैं, जैसे आर्टिकल 105। लेकिन संविधान में सारे अधिकार नहीं लिखे गए हैं, यहाँ पर केवल कुछ ही अधिकार बताए गए हैं, अभी बताएंगे हम आपको। सारे अधिकार नहीं लिखे। फिर बाकी अधिकार कहाँ से मिलते हैं? बड़े बिखरे हुए हैं, बड़े बिखरे हुए हैं, कहीं एक जगह नहीं है। संसद के नियम, संसद अपनी कार्यवाही के नियम बनाता है, तो संसद के नियमों में लिखे गए हैं। तीसरी बात, संसद के कानून, संसद जो कानून बना देती है उस कानूनों में कहीं कहीं लिखे गए हैं। अगली बात, संसदीय परंपराएं। अब संसद के काम करने की ज्यादातर परंपराएं ब्रिटेन में डेवलप हुई हैं, ब्रिटेन में विकसित हुई हैं, तो उन संसदीय परंपराओं को भी आधार माना जाता है। तो संसदीय परंपराएं हैं। न्यायिक निर्णय, अगर कहीं कोई विवाद उठा और न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया, तो वहां पर से भी संसदीय विशेषाधिकार मिलते हैं, यानी विशेष अधिकार, बोलने के बारे में, गिरफ्तारी के बारे में, काम करने के बारे में, जांच के बारे में, इन सब के बारे में। और अंतिम बात, जो विशेषाधिकार चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 से पहले उपलब्ध थे, जो विशेषाधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले उपलब्ध थे, वो सारे विशेषाधिकार। इसका मतलब ये है, बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था, क्योंकि देखो संसद कैसे कामकाज करती है ये हमको पता तो था नहीं संविधान बनाते समय, तो हमने कुछ बातों पर ये तय कर लिया कि ब्रिटेन में हम लोग संसद की कार्यवाही देखते रहेंगे, और वहाँ जो परंपराएं विकसित होती हैं, जो परंपराएं अपनाई गई हैं, हम लोग धीरे धीरे सीख लेंगे और वो परंपराएं हम भी अपने यहाँ अपना लेंगे। क्योंकि संसद कैसे काम करती है ये ब्रिटेन में सबसे अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, हमारे यहाँ तो था नहीं, क्योंकि भारत में अंग्रेजों की गुलामी थी। तो अगर ऐसी व्यवहार आगे हमें पता चलते हैं तो हम अपना लेंगे। उसी बात को यहाँ लिखा गया था। लेकिन अब ये बात लिखना तो ठीक नहीं था, लेकिन चूंकि लिख दिया गया था, इसलिए 1978 में 44वें संविधान संशोधन से वो लाइन हटा दी गई, वो लाइन हटा दी गई, और उसकी जगह ये लाइन लिख दी गई, ये लाइन लिख दी गई। लेकिन इसका मतलब वही है कि जो विशेषाधिकार 44वें संशोधन से पहले उपलब्ध थे, 1978 से पहले उपलब्ध थे। और 1978 से पहले क्या लिखा था संविधान में? 1978 से पहले संविधान में लिखा था कि ब्रिटेन की संसद में जो परंपराएं विकसित होंगी विशेषाधिकार को लेकर, वो भी हम अपना सकते हैं, यही लिखा था। तो कहने का मतलब है कि बात वही है, लेकिन कहने का तरीका बदल दिया गया, अच्छा तरीका अडॉप्ट कर लिया गया। इसका मतलब ये है, अगर हमने इतने स्रोत लिखे, तो इसका मतलब ये है, अगर हम निष्कर्ष लिखें यहां पर, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये बिखरे हुए हैं। ये बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, एक जगह नहीं है, केवल संविधान में नहीं, केवल कानून में नहीं, केवल बिखरे हुए हैं। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों कि संविदाबद्ध, कोडिफाइड नहीं है, संहिताबद्ध नहीं है। कोडिफाइड नहीं है। इसका निष्कर्ष ये है कि यह एक जगह नियम बनाकर लिखे नहीं गए हैं,
बिखरे हुए हैं, संहिताबद्ध नहीं है। क्यों बिखरे हुए हैं? देखो जगह-जगह, एक जगह लिखा होता तो हम कहते कि भई एक जगह नियम बना के लिख दिए गए, चाहे संविधान में, चाहे किसी कानून में, लेकिन इतने सोर्सेज़ में बिखरे हुए, और ये तो बेहद अनिश्चित है, संसदीय परंपराएँ, ये वाला, सब अनिश्चित है। तो इसी बिखराव के कारण अक्सर संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हमें देखने को मिलता है सदन में। हम लोग देखते हैं सदन में बैठ कर के गालियाँ दी जाती हैं, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, सदन में पर्चे फाड़े जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर शारीरिक बल का प्रयोग किया जाता है। अभी आपने देखा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष सबके बैठने के लिए अलग-अलग जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री की सीट पर कुछ विपक्षी महिला सांसद आकर के उनको चारों ओर से घेर लिया कि प्रधानमंत्री आएँगे तो फिर न जाने क्या करेंगे, लेकिन घेर लिया, प्रधानमंत्री की सीट को ही चारों तरफ से घेर लिया। तो गुंडागर्दी है। इट्स अ काइंड ऑफ गुंडागर्दी। ये तो गुंडे करते हैं। ये संसदीय परंपरा नहीं है। संसद की परंपरा है नियमों के आधार पर काम करना। नियमों के आधार पर काम करना। हर व्यक्ति का एक स्थान बनाया गया है संसद में। स्थान है, निश्चित है। किस सीट पर कौन बैठेगा, ये स्थान निश्चित है। अपनी सीट से उठ के दूसरे की सीट पर कोई तब तक नहीं जा सकता जब तक स्पीकर से अनुमति ना ले ले। इस तरीके से तो कोई नहीं जा सकता। तो सदन की कार्यवाहियों में एक तरीके से अव्यवस्था है, गुंडागर्दी है, गालियाँ दे दी जाती हैं, अपशब्द बोले जाते हैं, क्या-क्या नहीं होता। ये बेहद चिंता का विषय है कि हमारे संसद की कार्यवाहियों में बहुत गिरावट आ गई, बहुत गिरावट आ गई। कभी स्पीकर की कुर्सी तक पहुँच जाते हैं, सभापति की कुर्सी तक पहुँच जाते हैं, प्रधानमंत्री को आके चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर ली, तो ये सब अवांछित तरीके हैं। सदन की कार्यवाही जब होती है, पूरा विश्व देखता है भारत की संसद की कार्यवाही को, और चूँकि अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है हर जगह। अगर इस तरीके के आचरण प्रदर्शित किए जाएँ तो ये अशोभनीय है एक लोकतंत्र के लिए और एक मर्यादा के लिए। ये मर्यादा नहीं है, ये मर्यादा नहीं, गलत आचरण। यानी ये संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग है, दुरुपयोग है। आप सड़क पर किसी को गाली दे दो, मारपीट हो जाएगी, गोली चल जाएगी, और आप संसद में बैठ के एक-दूसरे को गाली दे लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं। कैसे काम चलेगा? ये तो गलत तरीका है, रोकना पड़ेगा इसको। तो संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग होता है। पहले हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण पढ़ लें। संसदीय विशेषाधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब देखो, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन हम लोग अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में संसदीय विशेषाधिकार का वर्गीकरण करते हैं। पहला है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। दूसरा है सामूहिक विशेषाधिकार। कलेक्टिव प्रिविलेजेस। अब बच्चों, व्यक्तिगत विशेषाधिकार उसे कहते हैं जिसका प्रयोग सदन का सदस्य, यानी संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य निजी तौर पर व्यक्तिगत रूप से करता है।
जिसका प्रयोग सदन का सदस्य यानी सांसद निजी तौर पर करता है। निजी तौर पर कैसे करता है? देखो, जैसे पहला पॉइंट, सदन और उसकी समितियों में बोलने का अधिकार, या अच्छा शब्द है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सदन और उसकी समितियों में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं। देख ही रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये बात आर्टिकल 105 में है। दूसरी बात, सदन या उसकी समितियों में, सदन या उसकी समितियों में कही गई बात के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। ये भी आर्टिकल 105 में है। यानी कोई भी सदस्य संसद में जो कुछ भी कहेगा उसको लेकर के न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। जो भी आचरण करेगा उसको लेकर के न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं होगा। बाहर अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे को गाली देता है, कुछ भी कहता है, तो न्यायालय में मुकदमा हो जाता है, न्यायालय में मुकदमा हो जाता है। लेकिन अगर संसद में कहीं कोई बात कही गई है, कोई आचरण दिखाया गया है, तो उसको लेकर न्यायालय में मुकदमेबाजी नहीं होती, न्यायालय में मुकदमा नहीं होगा। ये बातें दो संविधान में हैं, आर्टिकल 105 में है। इसके अलावा कोई बात संविधान में नहीं है व्यक्तिगत विशेषाधिकार के रूप में। लेकिन उसके अलावा भी व्यक्तिगत विशेषाधिकार मिलते हैं, इसके अलावा भी मिलते हैं। जैसे जैसे देखो, इसी में हम लोग लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं अगले पेज पर। तीसरा पॉइंट हमने लिखा व्यक्तिगत विशेषाधिकार में, तीसरा पॉइंट कि संसद के सत्र के दौरान न्यायालय द्वारा सदस्य को सम्मन नहीं किया जाएगा। सम्मन मतलब बुलाना। न्यायालय सम्मन भेजता है, बुलावा पत्र भेजता है कि आ जाओ भाई, गवाही दो, साक्ष्य दो, या किसी भी रीजन से। तो जब संसद का सत्र चल रहा है उस दौरान न्यायालय सदन के किसी सदस्य को सम्मन नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता, न्यायालय में उपस्थिति बाध्य नहीं कर सकता। या अगर न्यायालय ने सम्मन जारी कर भी दिया, मान लो न्यायालय ने सम्मन जारी भी कर दिया, तो वो नहीं जाएगा और उसे न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। चौथी बात, संसद के सत्र के, अब ये सब संविधान में नहीं लिखा है, संसद के सत्र के दौरान उससे 40 दिन पूर्व एवं 40 दिन पश्चात, संसद के सत्र खत्म होने के 40 दिन पश्चात तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी। अब अगर कोई क्रिमिनल मामला है किसी के ऊपर, तो क्रिमिनल मामलों में तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है। कोई किसी ने अपराध किया है, संसद सदस्य ने, अरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सिविल मुकदमा है किसी संसद सदस्य के ऊपर, तो जब तक सेशन चल रहा है तब तक अरेस्ट नहीं होगा। सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले तक गिरफ्तारी नहीं होगी। सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं होगी।
लेकिन ये बात संविधान में नहीं लिखा है, इसीलिए हमने कहा बिखरा हुआ है, कोडिफाइड नहीं है। तो ये देखो, ये व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गए सारे। अब अगर सामूहिक विशेषाधिकार की बात करें, तो सामूहिक विशेषाधिकार उसे कहते हैं जिसका प्रयोग सदन के द्वारा किया जाता है। जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है वो एक एक सदस्य प्रयोग करता है। देखो, सदस्य करता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का प्रयोग एक एक सदस्य करता है, सांसद करता है। और सामूहिक विशेषाधिकार का प्रयोग सदन करता है। सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, यही दो सदन है, सदन करता है। कैसे करता है बच्चों? देखो, पहला पॉइंट है सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करना या उससे रोकना, यानी प्रकाशन से रोकना। आर्टिकल 105 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 105 में केवल एक सामूहिक विशेषाधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार दो हैं, 105 में हम लोगों ने लिखा। सामूहिक विशेषाधिकार एक ही है कि सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करना या प्रकाशित करने से रोकना। प्रकाशित करने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग देखते हैं टीवी पर सदन में हंगामा चलते हुए या कार्यवाही चलते हुए, इसको कहते हैं प्रकाशन करना। अगर किसी गोपनीय विषय पर चर्चा हो तो सदन कह सकता है कि आज प्रकाशित नहीं की जाएगी, लेकिन ऐसी गोपनीय चर्चा कभी नहीं होती, क्योंकि सदन में ही नासूर बैठे हैं। वो बाहर आके उगल देंगे, बल्कि विदेशी एजेंटों को बता देंगे। ऐसे भी लोग हैं, तो क्या करोगे? इसलिए कभी गोपनीय चर्चा फिलहाल नहीं होती, लेकिन अगर जरूरत है तो गोपनीय चर्चा की जा सकती है। केवल एक है, बाकी नहीं। दूसरी बात, सदन को कार्यवाही के नियम बनाने का अधिकार। प्रत्येक सदन की कार्यवाही के अपने अलग नियम होते हैं। लोकसभा के नियम अलग हैं, राज्यसभा के नियम अलग हैं। लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा के नियम के अनुसार चलती है, राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा के नियम के अनुसार चलती है। दोनों के अपने अलग अलग नियम हैं और दोनों की कार्यवाही दोनों के नियम के अनुसार चलती है। और इनको अधिकार है, लोकसभा को अधिकार है कि वो अपने नियम में संशोधन कर ले, राज्यसभा को अधिकार है वो अपने नियम में संशोधन कर ले। तो ये सदन का विशेषाधिकार। सदन की कार्यवाही में किसी को भाग लेने या उपस्थित होने की अनुमति देना। सदन की कार्यवाही में किसी को भाग लेने या न भाग लेने, सदन में आकर बैठने की अनुमति देना। इसका मतलब यह है कि जैसे हम लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा, तो हमने कहा कि भाई महान्यायवादी को संसद में बुलाया जा सकता है अपनी बात रखने के लिए। तो कौन कहेगा? सदन कहेगा। सदन भेजेगा बुलावा महान्यायवादी को आने के लिए। सॉलिसिटर जनरल को नहीं बुला सकते, महान्यायवादी को बुला सकते भाग लेने के लिए। हालांकि वो वोट नहीं करता, हम लोगों ने पढ़ा है, भाग ले सकता है, अपनी बात कह सकता है। कुछ लोगों को सदन में दर्शक दीर्घा, जैसे सदन में नीचे बैठे रहते हैं सदस्य, ऊपर बालकनी होती है और बालकनी में उसको दर्शक दीर्घा कहते हैं, विजिटर्स गैलरी कहते हैं। तो अगर हम आप चाहें तो जाकर के वहां बैठ सकते हैं। सदन से अनुमति लेनी पड़ेगी, सदन में उपस्थित होने की अनुमति देना। तो हमें अगर लोकसभा में बैठना है तो लोकसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी, राज्यसभा में बैठना है तो राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वहाँ पास बन जाता है और हम जाके वहाँ बैठ सकते हैं। पत्रकार जाते हैं, विदेशी प्रतिनिधि आते हैं, वो दर्शक दीर्घा में बैठे रहते हैं। कोई आम आदमी भी जा सकता है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने पिछली बार कलर वगैरह कुछ छोड़ दिया था, धुआं छोड़ दिया था, याद है? देखा होगा। तो ये अनुमति देना सदन का अधिकार है। आगे लिखते हैं, अब ये सब संविधान में नहीं है,
कोई जांच करने या कराने का अधिकार कोई भी जांच कर सकती है या करा सकती है। जैसे एक बार अनुपम खेर, जानते हो ना, नाम सुना है, उन्होंने संसद के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी। भाई बैठ के काम जैसे हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई बैठ के काम नहीं करते, पैसा बर्बाद करते हैं देश का। भाई पेपर में छप गया, बड़े आदमी हैं, पेपर में छप गया। पेपर में छप गया तो जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उसको संज्ञान ले लिया, बुला लिया, बोले आ जाओ सम्मान कर लिया, जांच करेंगे, तुमने हमारी गरिमा को क्षति तो नहीं पहुंचाई है। हालांकि मामला हो गया, उन्होंने कहा भाई बुरी भावना से नहीं कहा मैंने, हमने कहा कि वो अच्छा काम करे इस भावना से कहा, लेकिन बुला लिया संसद ने, तो संसद को अधिकार है, यानी संसद सदन को अपनी अवमानना अवमानना का मतलब है कि सदन की गरिमा को चोट पहुंचाना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर दंड देना। कोई भी सदन, जैसे हमने अभी अनुपम खेर वाला एग्जाम्पल दिया, तो सदन ने कहा भाई तुम मेरी गरिमा को चोट पहुंचा रहे हो, मेरे सम्मान को चोट पहुंचा रहे हो, अवमानना। विशेषाधिकार का उल्लंघन, जो विशेषाधिकार दिए गए हैं उन विशेषाधिकारों का कोई हनन करे, दुरुपयोग करे, तो ऐसे सब मामलों में दंड देने का अधिकार है सदन को। सदन दे सकता है, सदन सुनवाई करेगा, दंड देगा। किसी सदस्य के गिरफ्तार किए जाने, सजा दिए जाने या सजा यानी दंड से मुक्ति मिलने करने इत्यादि दशा में तुरंत सूचना प्राप्त करना। अगर किसी सदस्य को, लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया गया है किसी कारणवश, भाई 46% तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं लोकसभा में, 33% राज्यसभा में, तो अरेस्ट हो सकते हैं, किसी मामले की जांच चल गई आगे, तो किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी को न्यायालय ने सजा दे दी या किसी को सजा दी गई है, उससे छूट मिल गई, जेल से बाहर आ गया, ऐसे सब मामलों में न्यायालय को, ऐसे सब मामलों में तुरंत सूचना सदन को दी जानी चाहिए। सदन की अनुमति के बिना सदन की परिधि में किसी को गिरफ्तार न करना। किसी को भी, सदन के सदस्य भी हो सकते हैं, सदन के कर्मचारी भी हो सकते हैं, तमाम कर्मचारी काम करते रहते हैं, विजिटर्स, गैलरी में तमाम विजिटर्स आते हैं। अगर किसी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करना है, अगर किसी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, तो गिरफ्तारी तभी होगी जब सदन की परमिशन ले ली जाएगी, यानी पीठासीन अधिकारी की परमिशन ले ली जाएगी, तो सदन की अनुमति से ही गिरफ्तार किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरीके की चीजें बच्चे ये सामूहिक विशेषाधिकार में आते हैं। देखो नेचर में अंतर है, एक का प्रयोग एक व्यक्ति कर रहा है, एक का प्रयोग सदन कर रहा है, यानी पीठासीन अधिकारी। सदन का मुखिया कौन होता है? पीठासीन अधिकारी करता है, यानी पीठासीन अधिकारी करता है। तो इस तरीके से व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार बनाए गए हैं। आलोचना लिखो जरा, क्या क्या आलोचना है इसका। पहला पॉइंट लिखो आलोचना में, आलोचना में लिखो पहला पॉइंट, ये संहिताबद्ध नहीं किए गए हैं। अभी लिखा था हमने वहां, ये संहिताबद्ध नहीं किए गए हैं, अर्थात बिखरे हुए हैं, अर्थात बिखरे हुए हैं।
दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। विगत वर्षों में इनके दुरुपयोग की संभावनाओं ने जन्म लिया है। विगत वर्षों में इनके दुरुपयोग की संभावनाओं ने जन्म लिया है। संभावनाएं हटा दो, दुरुपयोग ने जन्म लिया है, बहुत दुरुपयोग हुआ है। संभावना क्या है? दुरुपयोग होता है। विगत वर्षों में इनके दुरुपयोग ने जन्म लिया है, या इनका दुरुपयोग हुआ है। जन्म लिया है हटा दो, इनका दुरुपयोग हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की गई है। सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की गई है और समय एवं धन को बर्बाद किया गया है, अपव्यय किया गया है। अपव्यय, बर्बाद, अपव्यय किया गया है। अगला पॉइंट लिखो, इसका सहारा लेकर सदस्यों ने यदा कदा अमर्यादित आचरण, अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन किया है। अब गाली देना, इसको अमर्यादित आचरण कहते हैं, मर्यादाहीन आचरण कहते हैं। अमर्यादित आचरण का प्रयोग किया है। ये कमियां हम लोगों ने विगत वर्षों में देखी है सदन में। बाकी और भी कमियां हैं, वो अलग लिखेंगे, लेकिन संसदीय विशेषाधिकारों के कारण कमियां ये हैं, वो हम लोगों ने लिख ली। उपाय लिख लो जरा, क्या उपाय होना चाहिए संसदीय विशेषाधिकारों का? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री मेन सब में आता है। उपाय लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया जाए, कोडिफाई। ये जो हमने लिखा, संहिताबद्ध किया जाए, इन्हें संहिताबद्ध किया जाए, यानी एक जगह स्पष्ट रूप से लिखे हों, बिखरे ना हों। इसीलिए हमने कुछ प्रमुख प्रमुख गिना दिए, इसके बाद हमने इत्यादि लिख दिया। एक जगह लिखे होंगे तो इत्यादि की गुंजाइश नहीं होगी। लिखे होंगे इतने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, इन्हें संहिताबद्ध किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, इनके दुरुपयोग को गंभीर विषय माना जाए। इनके मतलब संसदीय विशेषाधिकार के दुरुपयोग को गंभीर विषय माना जाए। गंभीर विषय माना जाए और दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाए। और दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाए। और दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाए। तो अगला पॉइंट लिखो, राजनीतिक सुधार किए जाएं। राजनीतिक सुधार किए जाएं और राजनीति में नैतिकता का विकास किया जाए। पतन आ गया है, राजनीतिक नैतिकता का पतन आ गया है, बड़ी चिंता है। राजनीतिक सुधार किए जाएं और राजनीतिक नैतिकता का विकास किया जाए। अभी देखो एआई समिट के दौरान कैसा नग्न प्रदर्शन किया। देश का सम्मान है वो। विश्व में बड़े बड़े विकसित देश हैं, जर्मनी, जापान, इन सब के बजाय भारत में एआई समिट हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट। हम नहीं करा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन होते हैं। पहले ब्रिटेन में हुआ, फ्रांस में हुआ, दक्षिण कोरिया में हुआ, चौथी बार भारत में हो रहा है। सम्मान का विषय है हमारे लिए। एक गलगोटिया वो चीनी कुत्ता लेकर चला आया, बताओ, उसने नाक कटा दी। जो बची खुची नाक थी
वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता उठा ले गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? तो राजनीति में बहुत गिरावट आ गई है, बहुत चिंता होती है। तो ये संसदीय विशेषाधिकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब देखो बच्चों, जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चरल पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कैसे संरचना निर्मित होती है और उस संरचना से जुड़ी हुई जो बातें हैं, हमने एक-एक बात पढ़ ली है, इसके बाहर से सवाल नहीं आता। अब इसके बाद पार्लियामेंट के फंक्शनल पार्ट की हम लोग चर्चा करेंगे या प्रोसीजरल पार्ट की हम लोग चर्चा करेंगे कि संसद कामकाज कैसे करती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कैसे चलता है। एक-एक पॉइंट की हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज आपके क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेंगे, कल ही ले लेंगे। आज के क्वेश्चन आप नोट करके रख लेना, क्योंकि ये क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है। बेसिकली आज के दिन मैं अवेलेबल नहीं था क्लास के लिए, तो लेकिन आपकी छुट्टी ना हो, आपका अवकाश ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा-सा अतिरिक्त समय लेकर के, पेन लेकर के मैंने ये क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर दी। ज़ाहिर-सी बात है, बहुत लंबी क्लास पूरे 2 घंटे की मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। उतनी उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दी आपके लिए, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किए हैं। इससे खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, भविष्य में भी पूछे जाएँगे। लेकिन चिंता मत करो, जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, लिख लो। जब हम कल मिलेंगे तो सबसे पहले हम आपके डाउट लेंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। पहले इन पर डाउट लेंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो बस आपका अवकाश ना हो, केवल इसलिए मैंने ये क्लास ले ली। अदरवाइज़ तो छुट्टी कर देता, क्योंकि बिल्कुल समय की गुंजाइश नहीं थी। तो चलो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप इसे पढ़ना, रिवाइज़ करना, डाउट नोट करके रख लेना। कल के लेक्चर में सबसे पहले आपके डाउट लेंगे, चैट शुरू में ऑन करेंगे, डाउट लेंगे, तब अगला टॉपिक संसदीय कार्यवाहियों की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू।